हेलो बच्चों, कल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के फार्मूले को ड्राइव किया था। आज हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और रखने के बाद उस पर कितना टॉर्क काम करेगा, उस टॉर्क के फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का बड़ा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ऐसे ये डेरिवेशन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए दिखाते हैं। आप लोगों को जैसा कि हमने पढ़ाया था कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके लिए हम पैरेलल लाइंस से दिखाते हैं, समांतर रेखाओं से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, हमने उसके लिए ई मान लिया। इस तीव्रता की डायरेक्शन हमने इधर के लिए दिखाई है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप तीव्रता की डायरेक्शन इधर दिखाएं। तीव्रता की डायरेक्शन आप इधर भी दिखा सकते हैं, लाइंस को ऊपर भी दिखा सकते हैं, लाइंस को नीचे भी दिखा सकते हैं, तिरछा भी दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के लिए दिखा दीजिए। अब हम क्या काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लेंगे। ये देखिए आ गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक चार्ज ले लेंगे माइनस क्यू और एक चार्ज ले लेंगे प्लस क्यू, और दोनों चार्ज को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देंगे और इनके बीच की दूरी, जैसा कि हम मानते हुए चले आए हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या मानते हैं, 12 मानते हैं। तो ए भी हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर हमने इसके लिए रख दिया। अब जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, जब भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पर हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है, एक बल काम करता है, चाहे वो चार्ज प्लस हो चाहे वो चार्ज माइनस हो, दोनों पर ही हमेशा एक बल काम करता है। लेकिन दोनों बलों की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। प्लस आवेश की वजह से या प्लस आवेश पर जो बल होता है उसकी दिशा हमेशा क्षेत्र की दिशा में होती है। तो देखिए ये प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश पर डेफिनेटली जब हम इसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रखेंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, एक स्थिर वैद्युत बल काम करेगा, और इस स्थिर वैद्युत बल का जो नाम होगा वो होगा F बराबर Q। और इस बल की जो डायरेक्शन है वो हम तीव्रता E की डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लस आवेश पर
लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो हमेशा तीव्रता की ओर होती है। अब देखिए यहाँ जो माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, डेफिनेटली इस आवेश पर भी एक बल काम करेगा, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, तो इस चार्ज पर भी एक फोर्स काम करेगा। देखिए ये चार्ज और ये चार्ज परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं, इसीलिए इन पर काम करने वाले बल भी बिल्कुल बराबर होंगे। लेकिन इस माइनस क्यू पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। क्यों अपोजिट होगी? क्योंकि हमें पता है माइनस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा क्षेत्र के विपरीत होती है। तो देखिए माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा F बराबर QE, और ये जो बल होगा वो क्षेत्र के अपोजिट काम करेगा। देखिए क्षेत्र इधर के लिए लग रहा है, फोर्स इसका इधर लग रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी लोगों के लिए। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस डाइपोल के दोनों चार्ज पर बल काम करना शुरू कर देता है। प्लस आवेश पर जो बल लगता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्षेत्र की दिशा में होती है, मतलब E की डायरेक्शन में है, और माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो हमेशा क्षेत्र के अपोजिट लगता है। क्षेत्र इधर है लेकिन बल हमारा इधर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो दोनों चार्ज हैं इन पर दो बराबर और विपरीत बल काम कर रहे हैं। देखिए ये भी बल F बराबर QE है, ये भी बल F बराबर QE है, मतलब दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन दिशा में विपरीत है। देखिए दिशा में कैसे विपरीत है? ये वाला बल देखिए आपके इधर जा रहा है और ये वाला बल आपका इधर जा रहा है। दोनों बल बराबर और दिशा में विपरीत हैं, और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग है। इस वाले बल की क्रिया रेखा इस लाइन पर है और इस वाले बल की क्रिया रेखा इस लाइन पर है, मतलब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसीलिए ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाएंगे। ठीक है, तो जब किसी भी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल काम करते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं तो वो बल हमेशा एक बलयुग्म बनाते हैं। तो ये जो दोनों बल हैं ये एक कपल बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे, जिस बलयुग्म की वजह से जो हमारा डाइपोल है, जो द्विध्रुव है, वो क्षेत्र की दिशा में घूमने की कोशिश करेगा, मतलब वो डाइपोल क्षेत्र की दिशा में घूम जाएगा। इस पर जो बलयुग्म काम करेगा वो बलयुग्म इस डाइपोल को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा, क्षेत्र की दिशा में घुमा देगा। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए ये जो दोनों बल है F बराबर QE और F बराबर QE, इन दोनों की अगर क्रिया रेखाएं एक ही होती, मतलब ये दोनों बल एक ही लाइन पर काम कर रहे होते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने रस्सी ले ली, रस्सी के लिए दो बच्चे दोनों साइड में खींच रहे हैं, एक इधर के लिए खींच रहा है, एक इधर के लिए खींच रहा है, तो जो रस्सी है वो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। लेकिन अगर दोनों बच्चे बराबर बराबर बल लगा रहे हैं, अपनी अपनी साइड पे बराबर बराबर बल से खींच रहे हैं, तो वो रस्सी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। कोई भी लड़का अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उन पर लगने वाले जो बल हैं वो बराबर हैं, विपरीत हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक ही है। इसीलिए वो दोनों बल एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से नेट बल 0 हो गया और उस बल का उन बच्चों पर और रस्सी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सेम वही चीज यहाँ पर है। अगर ये दोनों बल एक ही क्रिया रेखा पर लगे होते, इनकी क्रिया रेखा एक ही होती, तो ये और ये बल जो F बराबर QE और F बराबर QE हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते और इस डाइपोल पर कोई भी बलयुग्म का काम नहीं करता। तो हमेशा याद रखिए बलयुग्म केवल तभी बनता है जब दोनों बल बराबर हों, विपरीत हों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, एक लाइन पर काम नहीं करें। बल अगर बराबर हैं, विपरीत हैं, लेकिन उनकी क्रिया रेखा अलग अलग नहीं है तो वो कभी भी बलयुग्म नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो बलयुग्म तभी बनता है जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल अलग अलग क्रिया रेखा पर काम करते हैं।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब ये वॉल्यूम बन गया तो डेफिनेटली इसका एक आघूर्ण भी होगा। जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग कि जो वॉल्यूम का आघूर्ण होता है वो एक बल गुणा में दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होती है। तो देखिए, अतः वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण कितना हो गया, टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब एक बल आप कोई सा भी उठा ले, बल F है, ये भी बल F है, F बराबर QE और ये भी बल F बराबर QE है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? देखिए, लंबवत दूरी के लिए कि क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के लिए हमें पहले वाले बल की क्रिया रेखा से दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कि लंब डालना पड़ेगा, तभी दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी आएगी। और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए C, क्योंकि ये पॉइंट A है, ये B है, तो इस पॉइंट को हमने C मान लिया और ये लंब डाल दिया, ये हमने 90 डिग्री का एंगल दिखा दिया। इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो देखिए क्लियर हो रही, वो दूरी यहाँ पर BC है, इसीलिए यहाँ पर हम लगा देंगे BC। ठीक है, बल F की जगह QE लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है F का मान QE है, और इनटू में BC ऐसा ही रख दीजिए। अब हम यहाँ पर बट त्रिभुज ACB में हम साइन थीटा यहाँ पर निकालते हैं। साइन आपको पता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब यहाँ पर BC है, कर्ण यहाँ पर AB है, तो साइन थीटा BC अपॉन में AB। BC को ऐसा ही रहने दीजिए और AB की वैल्यू आप चित्र से देखिए 12 है, क्योंकि डायपोल की लंबाई को 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लगा देंगे 12। तो यहाँ से जब आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 12 साइन थीटा। ये BC की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। टाउ बराबर ये समीकरण 1 बन गई थी, ये BC की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगेगी। तो उसके लिए हम इधर लिख दे रहे हैं, अतः समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए QE और इनटू BC की जगह पर 12 साइन थीटा। ऐसा करते हैं, Q इंटू 12 को पास कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। Q इंटू 12 को पास कर लीजिए और E साइन थीटा ऐसा ही रख दीजिए। ये हमने जानबूझ के किया है, क्योंकि आप लोग कई बार इसके लिए पढ़ चुके हैं। Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मतलब P होता है, इसीलिए Q इंटू 12 को हम लगा देंगे P, तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। और इसका ये वॉल्यूम का आघूर्ण है। वॉल्यूम का आघूर्ण या बलाघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये हमारा द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? एक बार बहुत जल्दी से 1 मिनट में रिपीट कर देते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायपोल पर दो बराबर और विपरीत बल काम करते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, और ये दोनों बल एक वॉल्यूम बनाते हैं। तो उस वॉल्यूम का आघूर्ण कितना हो गया? टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। एक बल आपका F है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने लंब डाल के BC निकाल ली। अब हमने इस ट्रायंगल ACB से साइन थीटा लगाकर हमने BC की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया, सॉल्व करके आपका ठीक है। अब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म इसका लिखेंगे। ये राशि कैसी होती है? सदिश होती है। ये राशि सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका वेक्टर रूप देख लीजिए। जब ये सदिश राशि है तो इसका कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगा, वेक्टर रूप भी होगा। तो इसके लिए वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे? वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P। कई बार एग्जाम में
वॉल्यूम के आघूर्ण का वेक्टर रूप लिखने पाया है। तो इसे याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। ये बिल्कुल AB साइन थीटा जैसा है, जैसे AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं, ऐसे PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के आघूर्ण हमारा सूत्र हो गया। ये डेरिवेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके दो स्पेशल केसेस हैं, उनके लिए हम डिस्कस करते हैं। चलिए इस डेरिवेशन के लिए हम थोड़ा सा मिटाते हैं, क्योंकि इसकी जो अलग अलग कंडीशंस हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो देखें, नोट में इसे हम लिखाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, यदि डाइपोल क्षेत्र के समांतर रखा, समांतर या अनुदिश, एक ही बात है, क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र के अनुदिश रखा। देखिए जो डाइपोल है, अगर वो डाइपोल क्षेत्र के अनुदिश रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, तब क्या होगा? देखिए ये डाइपोल है, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है। अभी इस समय ये डाइपोल क्षेत्र की दिशा से तिरछा रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा से ये डाइपोल थीटा कोण बना है। अगर ये डाइपोल हम क्षेत्र के अनुदिश रख देंगे या क्षेत्र के समांतर रख देंगे, तो डाइपोल की स्थिति आपकी ये आ जाएगी। जब डाइपोल की स्थिति ये आ जाएगी, तो थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर हो जाएगा 0, अतः टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0, अर्थात टाउ बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जब भी कोई डाइपोल क्षेत्र की दिशा में रखा होता है, तो उस पर कोई भी वॉल्यूम का आघूर्ण काम नहीं करता। अब हम सेकेंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। अगर डाइपोल क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ठीक है, सेकेंड कंडीशन है यदि डाइपोल क्षेत्र के लंबवत रखा हो। कैसा हो? क्षेत्र के लंबवत हो। अगर क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो अतः टाउ बराबर कितना हो जाएगा? PE साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसीलिए टाउ बराबर हो जाएगा PE, और इस टाउ के सफिक्स में हम मैक्स लगा देंगे। तो टाउ मैक्स बराबर PE। ये हमने मैक्स क्यों लगाया? मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। ये मैक्सिमम इसलिए लगाया है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। साइन में 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए साइन 90 पर किसी की भी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिलती है, इसीलिए हमने यहाँ पर मैक्स लगा दिया है। तो टाउ मैक्स बराबर PE। तो जब क्षेत्र के दिशा में होता है, समांतर होता है, तो टाउ 0 होता है, और क्षेत्र के लंबवत होता है तो टाउ अधिकतम होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो टाउ मैक्स बराबर PE होती है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन का काम हमारा पूरी तरीके से यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर में एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस और करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए उस टॉपिक के लिए हम डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वितरण का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बंटना। जो आवेश होता है उसका हमें सतत रूप से वितरण पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि आवेश को हम सतत रूप से कैसे फैलाते हैं, कैसे बांटते हैं। तो देखिए जो आवेश होता है वो आप 3 कंडीशन में आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आवेश को बांट सकते हैं। जैसे सपोज आपने एक पतला सा चालक तार ले लिया, आपने एक पतला चालक तार लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
हम यहाँ पर इस पेन की रिफिल ले रहे हैं। रिफिल ये पतला चालक तार में आता है, ये पतली एक रिफिल है। इस रिफिल के ऊपर अगर हम आवेश को फैला दें तो वो आवेश एक रेखा में बटेगा। आवेश किस में बटेगा? एक रेखा में बटेगा। तो सबसे पहला जो वितरण हो गया वो हो गया रेखीय या फिर एक लंबाई में आवेश का वितरण। दूसरा है अगर हम आवेश को इस पूरे बोर्ड पर फैला दें या इस पूरी जमीन पर सतह पर फैला दें या इस पूरी दीवार पर फैला दें या अपने पेज जो कॉपी का हमारा पेज है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जो आवेश होगा वो एक क्षेत्रफल में फैलेगा। क्योंकि बोर्ड के ऊपर फैलने का मतलब है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैल रहा है, दीवार पर फैलने का मतलब है कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्र पर फैल रहा है। तो जो आवेश का वितरण होगा वो पृष्ठीय होगा। तीसरा जो आवेश है वो आप किसी भी चीज के अंदर और बाहर पूरी तरीके से भर सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे आपने ठोस गोला ले लिया, आपने ठोस गोला के ऊपर भी आवेश फैला दिया और ठोस गोला के अंदर भी आवेश फैला दिया, तो वो आवेश का वितरण पूरे आयतन में हो जाएगा। ठीक है, तो जो सतत रूप से आवेश का हम वितरण करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। कैसे? आवेश एक सीधी रेखा में फैल सकता है, आवेश एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैल सकता है, मतलब एक सरफेस पर फैल सकता है, एक पृष्ठ पर फैल सकता है। तीसरा जो आवेश है वो किसी भी ठोस के पूरे आयतन में फैल सकता है। इसके अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जो सतत रूप से आवेश का वितरण है वो तीन प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले रेखीय वितरण। क्या है? रेखीय वितरण यानी जब आवेश को हम एक रेखा पर फैलाते हैं, एक पतले तार पर फैलाते हैं तो वो रेखीय वितरण होता है। दूसरा पृष्ठीय वितरण, मतलब जब आवेश हम किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैलाते हैं, जैसे हमने बोर्ड का एग्जांपल लिया था, बोर्ड पर फैलाते हैं तो वो पृष्ठीय वितरण होगा। तीसरा आयतन वितरण, मतलब जो आवेश है वो पूरे आयतन में फैला दिया जाए, मतलब उसके अंदर और बाहर पूरी तरीके से अच्छे से फैला दिया जाए। तो तीन प्रकार का सतत रूप से आवेश का वितरण होता है। इसी आधार पर जो आवेश घनत्व होते हैं उसके भी तीन पार्ट होते हैं, मतलब आवेश घनत्व भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आवेश घनत्व। इसी आधार पर आवेश घनत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा आवेश घनत्व है वो है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए हमने कोई एक चालक तार ले लिया है और इस चालक तार के ऊपर हमने इस तरीके से आवेश फैला दिया, तो ये कौन सा आवेश का वितरण हो जाएगा? रेखीय वितरण। अगर हम स्मॉल q आवेश को, अगर हमने मान लिया कि जो आवेश फैला हुआ है वो स्मॉल q है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो स्मॉल l है, तो इस चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो q/L होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया जिसका हम गॉसेस थ्योरम में यूज करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है वो q/L होता है। फार्मूले के हिसाब से इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर हो जाएगा और ये हमेशा जो आवेश घनत्व है वो अदिश राशि, कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर हम लंबाई को यहाँ पर 1 ले लें तो लैम्डा का मान q के बराबर आ जाएगा। मतलब हमारा जो डेफिनेशन बनेगी वो ये हो जाएगी, किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर q/L। अब हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व।
कौन सा आवेश घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हमने इस बार आवेश को एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैला दिया। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इस चार्ज को हमने क्यू ले लिया और इसका जो क्षेत्रफल है इस शीट का, वो क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए ले लिया। ठीक है, तब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व को उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्यू इसका मात्रक कूलाम हो गया, ए एरिया है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगर आप लोगों ने एक डेफिनेशन याद कर ली तो तीनों डेफिनेशन अपने आप बन जाएंगी। जैसे आपने यहाँ कहा था कि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग लिख देंगे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा आता है, ये सेकंड नंबर था, तीसरा आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व में जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पूरे आयतन में अंदर और बाहर करेंगे। ठीक है, जैसे आयतन आवेश घनत्व में ये कोई हमने ठोस गोला ले लिया, गोले के अंदर भी आवेश फैला हुआ है और इस गोले के हमने ऊपर भी आवेश फैला दिया, अंदर और बाहर कुल मिलाकर हमने क्यू आवेश फैला दिया और इस गोले का जो आयतन है वो हमने यूपी वाला बी ले लिया। देन आयतन आवेश घनत्व जो रो है वो रो बराबर क्यू अपॉन बी हो जाएगा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस बार नीचे आयतन है इसलिए मीटर क्यूब आएगा, यहाँ क्षेत्रफल था इसलिए मीटर स्क्वायर आया था, यहाँ लंबाई थी इसीलिए यहाँ पर मीटर आएगा। तो फार्मूला के हिसाब से आप इसकी जो है यूनिट बना देंगे। ये भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसकी भी डेफिनेशन क्या हो गई? किसी ठोस के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? तो तीन प्रकार का आवेश घनत्व होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। एक सिर्फ फार्मूला याद कर लेना, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। किसी चालक की एकांक लंबाई में जो आवेश होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है और एकांक आयतन में जो आवेश होता है वो आयतन आवेश घनत्व होता है। तो ये आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। तो आज के हम लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल डिस्कस करेंगे।